ये कहानी दिव्या भारती की है। वो दिव्या भारती जो फिल्मों में आई तो जैसे पर्दे की रोशनी तेज हो गई, जिन्हें देखकर लोगों को लगा कि यार हमें एक और श्रीदेवी मिल गई, जिनकी मुस्कान मासूम थी लेकिन रफ्तार हैरान करने वाली, जिसने 2-3 साल के फिल्मी करियर में ही वो कर दिया जो कई कलाकार पूरी उम्र नहीं कर पाते, जिनके गाने आज भी लोग सुनते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं यार क्या गजब की खूबसूरती थी। लेकिन दिव्या की मोहब्बत जब पूर्ण हो रही थी तभी वो अधूरे सवालों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और ये ऐसी मौत थी जिसे आज भी लोग पचा नहीं पाए। बॉलीवुड के अंदर कलाकारों की मौत कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार कुछ मौतें सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, वो पीछे रहस्य छोड़ जाती है। दिव्या भारती की मौत भी वैसी ही थी, सिर्फ 19 साल की उम्र में, केवल 2-3 साल के करियर में, और एक ऐसे अंत पर जिस पर 3 दशक बाद भी बहस खत्म नहीं हुई है। आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि दिव्या भारती की मौत हादसा थी, खुदकुशी थी, या फिर एक गहरी साजिश जिसे इतने शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया कि आज तक वो राज छिपा हुआ है। हर बार हर जवाब के साथ यहां पर एक नया सवाल खड़ा होता है, और यह इसलिए खड़ा होता है क्योंकि दिव्या कोई साधारण स्टार नहीं थी। दिव्या भारती उस दौर की पैदाइश थी जब स्टार बनने में सालों लग जाते थे, लेकिन दिव्या भारती ने चंद महीनों में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां लोग उनमें श्रीदेवी जैसी महान कलाकार की परछाई देख रहे थे। दिव्या की खूबसूरती, उसके एक्सप्रेशन, कैमरे के सामने उनकी सहजता, ये लोगों को हैरान कर रही थी। दिव्या भारती की कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप क्राइम बुक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली कहानी नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि ये जो कहानियां हम आपके लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे, आप इसका लुत्फ उठाएं, इसलिए क्राइम बुक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू से दिव्या भारती कहानी शुरू करते हैं। 1990 के आसपास दिव्या भारती ने फिल्मों में कदम रखा। उम्र बहुत कम थी, पहले साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, तेलुगु सिनेमा से शुरुआत की, फिर तमिल फिल्मों में दिखी। उस दौर में साउथ सिनेमा में नई एक्ट्रेस को जल्दी मौके मिल जाया करते थे, लेकिन वहां टिकना आसान नहीं था। दिव्या भारती वहां सिर्फ टिकी नहीं बल्कि नोटिस की गई। मुंबई पहुंचते ही जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। जहां एक नई अभिनेत्री को इंडस्ट्री में घुसने में सालों लग जाते हैं, वहीं दिव्या भारती ने एक ही साल में करीब 10 फिल्में साइन कर ली, कुल मिलाकर 14 हिंदी फिल्में, जिनमें 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जबकि उसमें 80% से शूटिंग ज्यादा हो चुकी थी। दिव्या की फिल्म विश्वात्मा का गाना सात समंदर पार, जिसे आजकल कार्तिक आर्यन ने भी रिक्रिएट किया है और लोग कह रहे हैं कि क्या वाहियात रिक्रिएशन है। यह गाना उस दौर में जब दिव्या भारती पर फिल्माया गया था तो यह सुपर डुपर हिट हुआ था। आज भी घर घर में इस गाने को लोग देखते, सुनते, जानते हैं। शादियों में अक्सर यह बजता है। शाहरुख खान की फिल्म दीवाना आपको याद होगी। दीवाना जैसी फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ काम मिला। दिव्या भारती ने अपने काम से प्रभावित किया। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त हिट रही। सिर्फ 2 साल में दिव्या भारती इंडस्ट्री की टॉप यंग एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। कुल मिलाकर करीब 20 फिल्में, जिसमें 14 हिंदी की थी और 6 साउथ की, और यह सब तब जब उनकी उम्र केवल 19 साल थी या उससे भी कम थी। इसी तेज रफ्तार जिंदगी के बीच उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियावाला से। शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा के जरिए पहली मुलाकात, फिर बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और बहुत कम वक्त में प्यार हो गया। साजिद नाडियावाला उस वक्त इंडस्ट्री में एक उभरते हुए प्रोड्यूसर थे, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि वो पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद साल 1992 के आखिरी महीनों में दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने इस्लामिक तरीके से शादी कर ली। काजी ने निकाह पढ़ाया, दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियावाला हो गया। हालांकि यह शादी दुनिया से छिपाई गई, वजह बताई गई करियर। इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। कई हीरो हीरोइन अपनी शादी और रिश्ते को इसलिए छिपाते हैं ताकि उनके फिल्मों के बिजनेस पर असर न पड़े। दिव्या भारती बहुत नई थी, फिल्में लगातार मिल रही थी, पैसा शोहरत दोनों आ रहे थे, इसलिए तय हुआ कि सही वक्त आने पर शादी का खुलासा कर दिया जाएगा। 1993 में साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट लिया, तुलसी अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, 3 बेडरूम का फ्लैट। यह फ्लैट न साजिद के नाम था न दिव्या के नाम। वो वहां पर किराएदार के तौर पर रहती थी।
कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती आते थे, माता पिता अलग रहते थे। जिंदगी बाहर से काफी परफेक्ट दिख रही थी, काम था, पैसा था, नाम था, शादी था, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सब कुछ सच में जितना आसान था उतना दिख रहा था? क्या इतनी कम उम्र में इतनी तेज रफ्तार संभालना आसान होता है? और क्या दिव्या भारती के निजी रिश्तों में सब कुछ ठीक था? तारीख आती है 5 अप्रैल साल 1993, जिस दिन ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। 5 अप्रैल 1993 को यह तारीख दिव्या भारती की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ, लेकिन उस दिन की शुरुआत बहुत आम दिनों जैसी थी। सुबह हैदराबाद में शूटिंग हुई, वही भागदौड़, वही यूनिट, वही कैमरे, वही जल्दी जल्दी सीन खत्म करने की कोशिश। दिव्या भारती उस वक्त एक साथ हिंदी और साउथ इंडियन दोनों फिल्में कर रही थी। यही वजह थी कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। उस दिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगलियों में चोट लग गई, बैंडेज बंधा था, दर्द था, लेकिन काम रुका नहीं। दोपहर के आसपास शूटिंग खत्म हुई और शाम को मुंबई रवाना हो गई। शाम होते होते वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट पहुंची, 5वीं मंजिल, जहां पर 3 बेडरूम का फ्लैट और वो किराएदार के तौर पर थी। इत्तेफाक से उसी दिन दिव्या भारती ने मुंबई में अपना एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी खरीदा था। ये बात बाद में पुलिस जांच में सामने आई। दिव्या इस डील को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि 19 साल की लड़की जिसने कुछ ही सालों में इतना नाम पैसा कमाया था कि वो मुंबई जैसे शहर में अपना घर खरीद सके, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को घर बुलाया और ये बात खुशी खुशी बताई, माँ बाप को जानकारी दी, आसपास के लोगों से बात की। जांच में बात सामने आई कि उस दिन दिव्या भारती का मूड अच्छा था, वो परेशान या डिप्रेस नहीं थी। यही बात बाद में सुसाइड थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क बनी। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को फिर शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पैर की चोट और नए घर की खुशी की वजह से प्रोड्यूसर से शूट एक दिन आगे बढ़ाने की बात कही। प्रोड्यूसर ने सहमति दे दी, यानी अगले दिन की कोई जल्दी नहीं थी। शाम ढलते ढलते दिव्या भारती अपने फ्लैट में थी, तभी उनके करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आता है। नीता वही डिजाइनर थी जो दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। प्रोफेशनल रिश्ता कब दोस्ती बदल गया था, ये किसी को पता नहीं चला। नीता लुल्ला ने कहा कि वो अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनके घर आना चाहती है। कुछ आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर को लेकर दिव्या भारती से बात करनी है। दिव्या भारती ने उन्हें बुला लिया। रात करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में पहुंचे। उस समय घर में कुल 4 लोग थे, दिव्या भारती, नीता, डॉक्टर श्याम और दिव्या भारती की मेड, वही मेड जो बचपन से उनके साथ थी। पहले माता पिता के घर और फिर मुंबई में। ड्राइंग रूम में बातचीत शुरू हुई, साथ में ड्रिंक्स भी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लैक लेवल स्कॉच और एक विदेशी रम की बोतल मौजूद थी। नीता और उनके पति स्कॉच पी रहे थे, जबकि दिव्या भारती रम पी रही थी। स्नैक्स बन रहे थे, माहौल बिल्कुल सामान्य बताया गया। बताया जाता है कि दिव्या भारती बीच बीच में अपनी मेड को आवाज देती थी, कभी कुछ खाने के लिए, कभी पीने के लिए। बातों का सिलसिला यूं ही चल रहा था। टीवी चल रहा था, समय का अंदाजा नहीं था। रात करीब 11 बजे तक काफी ड्रिंक हो चुकी थी और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, जिस पर पूरी जांच टिकी थी। जांच के मुताबिक दिव्या भारती उठकर किचन की तरफ जाती है। किचन में वही मेड मौजूद थी। तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में किचन के पास एक खिड़की बताई जाती है। ये खिड़की बाकी खिड़कियों से काफी अलग थी, इसमें लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी। मुंबई जैसे शहर में यह अजीब बात है। उस खिड़की के नीचे एक करीब 12 इंच चौड़ी दीवार थी। पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती उस दीवार पर बैठने की कोशिश करती है। उनका चेहरा किचन की तरफ होता है और पीठ बाहर की तरफ, यानी वो बाहर नहीं देख रही थी। पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि दिव्या भारती अक्सर ऐसा करती थी। वो खिड़की पर बैठकर मेड से बात करती थी, लेकिन उस रात शराब ज्यादा पी ली थी, संतुलन बिगड़ा और अगले कुछ सेकंड में वो पीछे की तरफ गिर गई। 5वीं मंजिल से सीधे गिरना और सीधा फर्श पर। उस जगह पर आमतौर पर सोसाइटी की पार्किंग होती थी। लगभग हमेशा कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी और ये बात भी बाद में कई सवालों की वजह बनी। जैसे दिव्या भारती नीचे